वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। वो अपनी सियासत के लिए मुसलमानों के कंधे पर बयानबाजी करते हैं। मैं असदुद्दीन अवैसी से भी कहना चाहता हूं, अगर मुसलमानों के आप सच्चे हमदर्द हैं तो खामोश बैठ जाओ। असदुद्दीन अवैसी को जरूर पूरे देश ने देखा है कि वो देश के खिलाफ बोलते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। हिंदुओं का कोई भी पर्व हो और वैसी कुछ विवादित बयान ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे देश में होली का त्योहार पूरे सौहार्द के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश, जहां पर लगातार होली के नाम पर और साथ ही जुमे की नमाज साथ पढ़ने पर सियासत हो रही थी, वहां पर भी होली पर भाईचारे की वो तस्वीरें दिखाई दी जो कि नजीर थी। लेकिन इन सबके बावजूद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बेचैन नजर आए। ओवैसी ने हैदराबाद की चौके मस्जिद से होली के बहाने जमकर राजनीति की। ओवैसी अमूमन भड़काऊ राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं। उनके भाषणों में ही भड़काऊ स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं और यहां पर भी ओवैसी कुछ ऐसा ही करते नजर आए। सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार पूरी शांति और एकता के साथ बीता है, तो ओवैसी क्यों होली के जरिए अपनी पॉलिटिक्स की आंच को तेज करना चाहते हैं? क्या ओवैसी पूरे देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं? पहले आप सुनिए ओवैसी का वो स्टेटमेंट, फिर उसके बाद दो अहम तस्वीरें जो ओवैसी को गलत साबित भी करेंगी और भाईजान को कटघरे में खड़ा भी करेंगी। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है, इज्जत और वक़ार, डिग्निटी। वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। आज अनाज हम खिला रहे हैं, मकान हम बनवा रहे हैं, आज के दिन में मोदी इलाज करा रहे हैं, उनके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। ये बहका क्यों रहे हैं? अब मुसलमान बहकने वाला नहीं है, भारतीय सभ्यता के अनुसार रहेगा। मैं तो योगी धन्यवाद दूंगा कि देखिए दोनों धर्मों का के उन्होंने कहा इस टाइम पर नमाज पढ़ेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इस टाइम पर होली है, होली में भी कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो जिस लायक होगा वहाँ चला जाएगा, हवा में जाने वाला हवा में जाएगा, और नहीं तो प्रदेश छोड़ना प्रदेश जाएगा, जेल जाना होगा जेल जाएगा। और देखिए किस तरीके से आराम से होली मनी और उनका नमाज भी पढ़ा। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि दंगा क्यों नहीं हो रहा है। मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी ये सुन लें कि पूरे दुनिया में भारत के मुसलमानों के लिए से भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है। यहाँ मिलजुल कर सब लोग रहते हैं। 140 करोड़ के देश में जिस प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं, दुनिया इसकी मिसाल देती है। असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान में तनाव चाहते हैं, वो जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को जरूर पूरे देश ने देखा है कि वो देश के खिलाफ बोलते हैं। वो सर्वोच्च न्यायालय का जब राम मंदिर का निर्णय है तो उसके खिलाफ बोले। वो माता कौशल्या के खिलाफ और उनके भाई जहर उगलते हैं। वो हिंदुओं के खिलाफ असदुद्दीन जहर उगलते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी सूप हंसे तो हंसे, चारण भी हंसे, जिसमें 72 छेद है।
तो ओवैसी का बयान आया, उस पर प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी, लेकिन एक तस्वीर जो आज असदुद्दीन ओवैसी को देखनी चाहिए, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले मैंने किया था। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की, और ये तस्वीरें हैं उस गंगा जमुनी तहजीब की जो कि एक मिसाल है। होली के मौके पर जहां पर एक तरफ हिंदुओं ने नमाज के लिए जा रहे लोगों पर फूल बरसाए, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों ने भी होली खेल रहे हिंदुओं पर फूल बरसाए हैं। इन दो तस्वीरों को देखकर आप ये खुद तय करिए कि वो कौन लोग हैं जो नफरत के पत्थर बरसा रहे हैं, भड़काऊ स्टेटमेंट देकर अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से आई ये तस्वीरें काफी हैं ओवैसी जैसे नेताओं को जवाब देने के लिए। लेकिन ओवैसी का बयान आया, उस बयान से कुछ सवाल भी पैदा होते हैं। सबसे पहले उन सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद दहाड़ की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। पहला सवाल आज यही रहेगा चर्चा में कि सौहार्द से मनी है होली, भाईजान की भड़काऊ बोली। होली में बरसे फूल, ओवैसी को क्यों लगे शू? होली में जब सब चंगा सी तो क्या चाह रहे हैं ओवैसी? उत्तर प्रदेश में एकता की मिसाल, भाईजान फिर क्यों लाए? अमन और चैन, ओवैसी क्यों है बेचैन? हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक यादव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद खान हैं AIMIM के प्रवक्ता, चर्चा में शामिल हैं, और इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर नाजिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आना चाहूंगी जुनैद खान साहब, आप ही के पास। असदुद्दीन ओवैसी क्या चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी वो तस्वीरें नहीं देखते जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हैं, जो ये नहीं चाहते कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो उनके पेट में दर्द ना हो। चाहते क्या है असदुद्दीन ओवैसी? एक ऐसे समाज में जहां पर सब कुछ सौहार्दपूर्वक हो रहा है, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवैसी को एक बयान देकर पिन जरूर चुभोनी है, क्यों? देखिए, उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक बयान होली पर नहीं दिया है। उन्होंने अपने फ्राइडे वाले जो खुतबे में बयान कर रहे थे, उन्होंने कई सारी बातें करी हैं, जिसमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सीओ का जो बयान था और जो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था उसका भी जिक्र किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी के एमएलए हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके बयान की भी चर्चा करी कि जब वो सरकार में आएंगे तो वहां की विधानसभा से कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं रहेगा, सबको निकाल के बाहर कर देंगे। उन्होंने बीजेपी के जो बलिया के एमएलए हैं, जिन्होंने कहा था कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए अलग अलग वार्ड बनाएंगे, बेड बनाएंगे, उसका भी चर्चा करी उन्होंने कि ये जो तरीके का ये बयान है भेदभाव पैदा करने वाला। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि मस्जिदों को जिस तरीके से संभल में त्रिपाल से ढक दिया गया, क्या आज से पहले कभी होली और जुमा एक साथ नहीं पड़ा? लेकिन देश ने कभी नहीं देखा कि मस्जिदों को इस तरीके से त्रिपाल से ढक दिया गया। आपको चाहिए था कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते, पूरा जो त्योहार का मौसम था उसे सौहार्द से तरीके से नहीं, तो कहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ जुनैद खान साहब? कहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ? कहां क्या दिक्कत हुई? जरा तस्वीरें रखेंगे थोड़ी देर स्क्रीन पर, और चाहूंगी जुनैद खान साहब उसको जरा ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6 10 बार, जितनी बार वो देख पाए और जितनी बार उनकी आंखें इजाजत दें, इन तस्वीरों को जुनैद खान साहब देखें। अब बताइए जुनैद खान साहब, कहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं हुई? कहां पर कोई दिक्कत हुई, जरा ये बताइए। देखिए, दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो बयान दिया था सीओ के, संभल के सीओ ने, छोड़ दीजिए ना साहब, कल होली हो गई ना, जुमे की नमाज हो गई ना, साथ साथ शुक्रवार को सब कुछ हुआ, तो फिर सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत हुई? बयान को भी छोड़ दीजिए, कोई समस्या हुई? ओवैसी साहब का बयान भी बीत गया। ओवैसी साहब के बयान को छोड़ दिया जाए, ओवैसी साहब आए, तकरीरें करें, कुछ भी बोले और फिर उसके बाद छोड़ दिया जाए। वो कह दे कि जो लोग डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए, वो कह दे तुमसे मैं दीन नहीं सीखूंगा, उसके अलावा XYZ और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। मैं ये पूछ रही हूं कि ओवैसी साहब को ये तस्वीरें नजर नहीं आई? लॉ एंड ऑर्डर कहां पर खराब हुआ सर? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जो राजनीति हुई उत्तर प्रदेश में 4 दिनों से, जो सीओ का बयान था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उनको समर्थन था, ये सब किस लिए किया गया? क्या वो सीओ को इस तरीके का बयान देना चाहिए था कि साल में ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? अगर ओवैसी साहब को उस राजनीति से दिक्कत है तो ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब को उस राजनीति से दिक्कत है तो वो उस पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनके पास जितना उनको राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके जरिए उसका विरोध कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। और वो क्या उम्मीद करती हैं कि वो क्या करेंगे? भड़का रहे हैं। आप उसको भड़काना समझते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को अधिकार है भड़काने का मुस्लिमों को। एक मिनट हमें समझ दीजिए। जो
शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया, जो बलिया के एमएलए ने बयान दिया और जो सीओ ने बयान दिया। आप बताइए कि संवैधानिक तरीके से कोई आदमी कैसे उसको लोगों के सामने बात रखेगा? क्या उसको अपना विचार को एक्सप्रेस करने का भी वो नहीं है? आप उसको भड़काऊ कह रही हैं। आप बताइए कि कौन सा तरीका होगा जिसमें वो आदमी। आरपी सिंह साहब, आप शांति एआईएमआईएम के प्रवक्ता ओवैसी साहब के बयान को भड़काऊ नहीं मानते। पहली बात तो उनसे एक बयान और पूछ लीजिए उसके बारे में क्या कहना है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डरपोक थे वो पाकिस्तान भागे, हम जियाले थे यहाँ रुके। तो बता दीजिए जरा एक बार इस बारे में अपना क्या सोच है इनकी पार्टी की इस बारे में। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं कभी ना किसी न किसी बहाने मुसलमानों को कहते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं। तो उस बात का उन्होंने वो जवाब दिया जो हर मुद्दे पर कहते हैं कि मुसलमानों का दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। इस संदर्भ में शहाबुद्दीन रजवी कौन है? शहाबुद्दीन रजवी कौन है जुनैद खान साहब? जी हमें जानकारी नहीं, आप बताइए कौन? आप नहीं जानते कौन है? बरेली के मौलाना है शहाबुद्दीन रजवी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हाँ, उनकी तरफ से कहा गया, शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से, कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जी वो उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया तो कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे साहब ने भी अपनी बात रखी है, इसमें कहां से भड़काऊ हमें लग रही है, ये बात हमें बताइए आप। यहाँ पे ये भी बयान दिया गया कि मुसलमानों के लिए दो ही स्थान है, कब्रिस्तान पाकिस्तान, उसका आप बताइए क्या जवाब है? ओवैसी साहब की राजनीति बिना कब्रिस्तान पाकिस्तान के चलती है क्या? नहीं, ओवैसी साहब की राजनीति बीजेपी की राजनीति बिना उसके नहीं चलती। ओवैसी साहब ने तो उसका जवाब दिया। आप सिंह साहब जवाब दीजिएगा इनको। सिंह साहब जवाब दीजिएगा। जुनैद भाई, जो पाकिस्तान चले गए ना वो जियाले थे ना आप जियाले, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर जियाले होते तो धर्म परिवर्तन नहीं होता। शमशीर की नोक के नीचे धर्म परिवर्तन कराएगा। 100 मन जिन्होंने बोलता था औरंगजेब रोज, 100 मन। और ये मैं नहीं कर रहा, इतिहास में दर्ज है, सिखों के इतिहास में दर्ज है। 50 किलो जनेऊ रोज बोलता था। रोका नहीं मैंने आपको बीच में एक बार नहीं रोका मैंने। आपने भी कुछ कहना चुप हो जाए तो दोबारा बोलो आप पूरा। परंतु जियाले आप भी नहीं है, जियाले हम हैं। हम, हमारे गुरुओं ने शहादतें दी, हमारी माताओं ने अपने बच्चों के शीश कटवाए, हमारे छोटे साहबजादों ने अपनी जान निछावर करी देश के लिए, धर्म के लिए। 5 साल और 7 साल के बच्चों को जिंदा दीवार में चिना दिया था औरंगजेब ने, इसलिए हमें सरदारियां मिली। और आप कर गए धर्म परिवर्तन। आपके पूर्वज भी हमारे पूर्वजों जैसे थे। ये बात समझ के रखना। इसलिए ये कभी मत कहना कि जो पाकिस्तान भागे वो डरपोक थे, हम जियाले हैं। तो जियाला तो कोई नहीं है, ना आप ना पाकिस्तान वाले। एक बात ये बड़ा स्पष्ट दिमाग में रख लेना, हमेशा के लिए दिमाग में रख लेना। पहली बात। दूसरी बात, ये ओवैसी साहब का स्टाइल है कि इनको राजनीति करनी है। उनकी राजनीति सिर्फ इसी बात की है कि मुसलमानों को भड़काओ। हालांकि आज इनके मुसलमान भाई इनके भड़काव में आने वाले नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी जो इलेक्शन हुआ, अभी जो हाल में इलेक्शन हुआ तुर्की में, उसमें मुसलमान बहुल क्षेत्र था, वहां पर भी हम जीते। और किश्तवाड़ में भी मुसलमान बहुल क्षेत्र था, वहां पर भी हम जीते। मुसलमान भी आज देश का समझता है कि उसकी तरक्की कहाँ पर है, उसके लिए आगे का रास्ता कहाँ अच्छा है। फिर आपकी जानकारी दे रहा हूँ, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो, सिर पे छत का स्कीम हो, वो नल से जल हो, वो हर स्कीम में लगभग 30 से 35% मुसलमान आबादी है जो जिनको उनका लाभ मिलता है। ताकि उनकी जो आबादी है वो 15 से 16% है। हमारी तरफ से कहीं नहीं। ये वो टाइम नहीं है जब अखिलेश यादव जी के टीपू यादव जी के समय में रहता था कि ये मुसलमानों का गांव है तो यहाँ बिजली पहले, हिंदुओं का गांव तो बिजली बाद में, सब कब होता था, अब नहीं होता। यहाँ मिलेगी इतने घंटे, यहाँ मिलेगी, तो धर्म जाति देखकर ही सब होता था। ऐसा नहीं होता, सबके बराबर है। गुजरात योजना की जरा जानकारी ले लो, उसमें सबसे ज्यादा लाभकारी मुसलमान बेटियां सबसे ज्यादा लाभकारी। हमारे यहाँ तो सबका साथ सबका विकास की बात है। और हम कह रहे हैं, आपने देखा, आपने नजारा, इस प्रकार दोनों तरफ से फूल बरसाए गए। अभी कुछ महीने पहले वहां पर, आज फूल बरसाए जा रहे हैं। माहौल ठीक कर रखना चाहिए, हम ठीक कहते हैं। और एक बात और कह दूं, गुरबानी में विश्वास करो। कबीर की बानी है, गुरबानी में लिखा, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, उन भले कौन बंदे। आप भी हमारे जैसे, हम भी आप जैसे, हमारा आपस में झगड़ा है नहीं। किंतु ये सोच कर रखो कि हर व्यक्ति एक विचार को तो पकड़े, विचार को तो पकड़े। हो गए बाहर का के बाद जल से निकलेगा, उस पर भी पत्थरबाजी होगी। आपने करौली में पत्थरबाजी की, कुछ मतलब आपको नहीं कह रहा, कुछ शरारती लोगों ने
फिरोजी पे पत्थरबाजी करी, गलत था। तो वो उसी प्रकार अलग अलग जगहों पे पत्थरबाजी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जी के जुलूस पर पत्थरबाजी, वो गलत था। तो आप सोचिए क्रिकेट के जलसे पर भी पत्थरबाजी होगी, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जवाब ले लेती हूँ। रहना है तो एक साथ मिलजुल कर रहना है और एक साथ आगे बढ़ना है, और मोदी जी तो चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ आगे बढ़े। जुनैद खान साहब जवाब दे दीजिएगा इसका, और एक बार जरा सिंह साहब का ऑडियो फिर से करेक्ट करेंगे क्योंकि ब्रेक होके उनका ऑडियो आ रहा है। जुनैद खान साहब जरा जवाब दे दीजिए। बहुत सीधी सी बात है, किसी को कोई डर नहीं, किसी के लिए कोई बाधा नहीं, अपने धर्म का पालन करने के लिए कहीं पर कोई समस्या नहीं है, फिर वो समस्या पैदा करने की कोशिश क्यों? बार बार इस बात को दिमाग में मुसलमानों के जबरदस्ती डालने की कोशिश क्यों कि वो इस देश में असुरक्षित हैं, उनको उनकी धार्मिक आजादी नहीं है, वो अपने पर्व को, अपने त्योहार को अच्छे से नहीं मना सकते, क्यों? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने सबका साथ सबका विकास की बात करी। अभी 2 त्योहार पीछे गुजरे हैं, एक कांवड़ यात्रा है और एक कुंभ का जो स्थान था, योगी जी ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई, फूलों की वर्षा कराई। अगर ये अपने इस दावे में सच्चे हैं कि सबका साथ है, सबका विकास है, योगी जी सबको एक ही चश्मे से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, तो आने वाला जो ईद का त्योहार है या जो जुमे का दिन बीता है जिसपे ये कह रहे हैं कि एक जुमा घर पे पढ़ लीजिए, इनको तो चाहिए था कि सौहार्द के लिए ये कहते कि आप लोग बाहर निकलिए, हम लोग फूलों की वर्षा करेंगे। तो यहाँ पर आप घर में रहिए, बोली 52 बार देने की क्या जरूरत पड़ी? चश्मा नहीं पहनते, हाथ पे चश्मा पहना हुआ है, चश्मा उतारो और देखो बीच में आप बोल रहे हुई वहां पर। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, अपनी बात। बोलिए जुनैद साहब। और इन्होंने 2 इतिहास की बात कही कि कितने किलो जनेब जो है औरंगजेब तौल लेता था और तलवार के दम पे मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन किया। तो ये इतिहास की कौन सी किताब में पढ़ा है वो मुझे बता दे, मैं भी जाकर के उसे एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, ये कहाँ इतिहास इन्होंने पढ़ लिया ऐसा। नहीं, 50 किलो जुनैद साहब, अगर आप जो कह रहे हैं कि अगर योगी जी ऐसा करवा दे तो क्या करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी राजनीति छोड़ देंगे? कोई उसके बाद उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आएगा जो कि इस खाई को और ज्यादा गहरा करने की कोशिश करे? छोड़ देंगे पॉलिटिक्स या छोड़ देंगे ऐसे बयान देना? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप बोलते हैं, जो आपकी नियत है, वो आपके एक्शन से जाहिर। मैं तो पूछ रही हूँ, सिंह साहब बता दीजिए, छोड़ देंगे क्या असदुद्दीन ओवैसी? सिंह साहब शायद नहीं है, बताइए सर, सिंह साहब छोड़ देंगे क्या? बताइए, छोड़ देंगे असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति? नहीं, राजनीति छोड़ने की इसमें कहाँ बात आ गई? तो इस तरीके की बातें करना छोड़ देंगे असदुद्दीन ओवैसी? नहीं, आपको किस बात से आपत्ति है, जरा वो बताइए, कौन सी मुझे उनके उस पूरे स्टेटमेंट से आपत्ति है कि जहां पर दोनों रोजा हो या फिर आपका जुमे की नमाज हो और साथ में होली का त्योहार हो। मैं इन 2 तस्वीरों पर आधारित आज चर्चा कर रही हूं सर, इन 2 तस्वीरों को आप देखिएगा। मैं सिर्फ इन्हीं 2 तस्वीरों के आधारित आज ये डिबेट कर रही हूं कि मुझे ये बताइए कि कहां किसको समस्या नजर आई, कहां किसको दिक्कत हुई जो असदुद्दीन ओवैसी को यह बयान देना पड़ा? ये बयान के बाद की आप तस्वीरें दिखा रही हैं, समस्या पैदा करी है। त्योहार से पहले जो लोगों ने बयान दिया था, ये तो जनता ने उनको आईना दिखा दिया कि उनके जो मंसूबे थे उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। हाँ। सिंह साहब का ऑडियो करेक्ट है, टीम कंफर्म करेंगे। जी, मैं 1 सेकंड। ठीक है, बोलिए जल्दी, सिंह साहब जवाब दे दीजिए। सिंह साहब जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आती हूँ रावत साहब, फिर उसके बाद आ रही हूँ रावत साहब। आ रही हूँ। ये मेरे घर में, मेरा अभी इसलिए उठा कि ये मेरे घर में एक म्यूरल है, ये भाई दयाला जी हैं, इनको जिंदा जेल में रखकर उबाला गया था। ये गुरु तेग बहादुर जी के साथी थे। कश्मीरी पंडित आए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास ये कहने के लिए हमको शमशीर की नोक के नीचे धर्म बदलने नहीं कहा गया। तो ये इतिहास में दर्ज है, मैंने इसकी हरिया, मेरे घर में कुछ और तस्वीरें लगी, ये एक म्यूरल है अकेला। ठीक है सर। भाई मतीदास जी को जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ गए थे, उनको आड़ी से बीच में से चीर दिया गया था। भाई सत्यदास जी उनके साथ तीसरे रेत से साथी, उनको रुई के गोले में जिंदा जला दिया गया था बांधकर, और भाई हमारे गुरु तेग बहादुर जी का सर काट दिया गया था। ठीक है, प्रियंका जी बीच में आना चाह रही है सर, जरा देश में धर्म बचा रहे। ठीक है सर, जरा बाकी मेहमानों से मुझे एक बार प्रतिक्रिया, फिर जुनैद साहब आपसे वापस से काउंटर लेती हूँ। प्रियंका जी बीच में आना चाहती हैं। जरा प्रियंका जी, भाईजान इतना लाल क्यों हो रहे हैं? मुझे उनके लाल होने की, उनके बेचैन होने की मुझे वजह नहीं समझ में आई। आई एम श्योर ये दोनों तस्वीरें देखकर आपको भी वही सुखद एहसास हो रहा होगा जो मुझे हो रहा है, या किसी भी भारतीय को होता है, क्योंकि हम यही चाहते हैं हमारे देश में। नो इफ नो बट। पूर्णिमा जी,
भाईजान की आप बात करती हैं, वो भाईजान तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए पहले ही डगमस्तक रहते हैं। अब भाई अब मैं तो ये कहूंगी कि बीजेपी को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तस्वीरों को देखकर, और AIMIM के जो नेता हैं उनको भी जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये देश की गंगा जमनी तहजीब है और यही इस देश का कल्चर है और यही इस देश की रीति और परंपरा है। पर एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि ये प्रशासन है कहाँ, पूरे तरह से लापता है क्या? आप ये बताइए, बरेली में डिप्टी SP हुड़दंग रोकने गए, उनका घर जला दिया गया। दिन दहाड़े बनारस में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई जिसकी शादी थी, और भी एक जगह दिन दहाड़े उसके घर के सामने गोली चला दी गई। अरे भाई, ये पुलिस प्रशासन कहाँ है उत्तर प्रदेश में? सबके पूरी तरह संभल में ही पूरी पुलिस डिप्लॉय कर दी है क्या? वास्तविकता देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज हो चुका है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर राजनीति हो रही है। अभी यहाँ पर बैठे हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता, वो ज्ञान बांट रहे थे। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि ये जो कुंभ में इतने लोग मर गए भगदड़ में, उनका डाटा कहाँ है? उनको किसने मार डाला? आपकी अव्यवस्था ने मार डाला। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए, किसने मार डाला? आपकी सरकार ने मार डाला। अरे भाई, आप भूतकाल में चले जाते हैं, वर्तमान में आप जिम्मेदार हैं इतनी मौतों के। आज भी जो है पूछ रही हूँ कि किसान आंदोलन पर जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनके लिए क्या है आपके पास? बात नहीं करेंगे आप किसानों पर, बात नहीं करेंगे आप महिला उत्थान पर, बात नहीं करेंगे आपके प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं या नहीं है, बात नहीं करेंगे आपके अस्पतालों में डॉक्टर है या नहीं है, बात नहीं करेंगे कि एक महिला को अपने पति को स्ट्रेचर नहीं मिल पाया, अपनी पीठ पर लाद के वो ले गए, बात नहीं करेंगे कि नौकरियां नहीं है लोगों के पास, पेपर लीक पे लीक होते चले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हिंदू मुसलमान करते हैं यहाँ पर। मुझे बोलने का समय देना जरूर। मुद्दे, अरे बोलने का समय क्या देंगे? आपके मुंह में जबान नहीं होगी। अरे आपने बोल दिया बहन स्थित बैठा हूँ मैं। नहीं, आपके सवाल हैं प्रियंका जी, उनके पास जवाब है, उनको देने दीजिए। अगर नहीं होंगे तो कुछ नहीं रहेगा उनके पास बोलने के लिए, तो उनका जवाब ले लीजिए। आज तक आप रिलीज नहीं कर पाए हैं, आप बात करेंगे, बात करिए ना कि कितना रोजगार दिया। सिंह साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद मैं बाकी प्रवक्ताओं के पास भी जाऊंगी। बताते जाइएगा कि ये जो 45,000 आपने दारू की दुकानों पे ठेके बांटे हैं ना, इनको पीने वालों के लिए आप जहर बांट रहे हैं। यहाँ पर अपना राजस्व तो बढ़ा रहे हैं, पर आप उत्तर प्रदेश को पूरी तरह नशे की चपेट में झोंक रहे हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। सिंह साहब बताइएगा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं आप लोग, बाकी किसी बात पर ध्यान नहीं देते? उन्हें मैं अपेक्षा करूंगा कि बीच में टोकरी मैंने इनको इसलिए बोलने की ध्यान है मेरी, और मेरी आवाज ठीक है, बीच में किसी को बोलूंगी। इनसे पूछिए कि देश के अंदर ये, और मैं नहीं कर रहा, इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है दुनिया की, उसका डेटा पढ़ कर बता सकता हूँ। 30 करोड़ लोग पूछ रही हूँ। प्रियंका जी जवाब ले लीजिए, प्रियंका जी जवाब ले लीजिए। देखो बहन, मैं सम्मान कर रहा हूँ, उसका लाभ मत, फालतू लाभ मत, प्लीज बात रख लीजिए। आपने बोला, मैंने एक बार नहीं रोका, आपने कुछ और बोलना और बोल लीजिए। आप बोल लीजिए कुछ और बोलना। प्रियंका जी जवाब ले लीजिए, प्रियंका जी जवाब ले लीजिए, प्रियंका जी जवाब ले लीजिए। रुपया कहाँ गिरता चला जा रहा है? प्रियंका जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए मैम, मैम जवाब ले लीजिए, मैम सुनेंगी तो जवाब मिलेगा, जवाब ले लीजिए प्लीज, बोलिए सिंह साहब। जी 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर है। मेरा डेटा नहीं है, इकोनॉमिस्ट जो कि मैगजीन है, दुनिया की नॉन मैगजीन है इकोनॉमी की, उसका डेटा है ये मेरा डेटा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अरे भाई ये बताइए, मनरेगा के 100 करोड़ रुपए बकाया है, मजदूरों को क्यों नहीं दिया? पूर्णिमा जी डिबेट इनसे करा लीजिए, मुझे नहीं पता बदल गया डिबेट का। बजट में प्रियंका जी, आपने अखबार में प्रियंका जी, प्रियंका जी आपने बहुत सारे सवाल पूछे, उनको जवाब तो देने दीजिए प्लीज मैम। इनको पता है, पता नहीं किसको बाहर निकाल दिया। प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, मैं दरअसल देखिए, आप स्पेसिफिकली आज मैं चर्चा असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर करने के लिए बैठी थी इन दो तस्वीरों के साथ, लेकिन आपने जिन सवालों का जिक्र किया, सुनिए ना प्रियंका जी, मेरी बात तो सुनिए, उसका वो जवाब दे रहे हैं ना, सरकार के प्रवक्ता है ना, सुन लीजिए उनको। प्रियंका जी सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए मैम। प्रियंका जी प्लीज, पेट्रोल डालेंगे, प्रियंका जी प्लीज, आग नहीं जलेगी तो कैसे? प्रियंका जी प्लीज, रोटी सेकने के लिए बैठे हुए सारे। हो गया मैम, ले लूं जवाब जी, थैंक यू। बोलिएगा सिंह साहब। पूर्णिमा जी, अगर इन्होंने दोबारा बोला तो फिर मैं आप किसी और से बोलवा दीजिए, क्योंकि ये बोलने नहीं देंगे। इनको पता सच बोलूंगा भी चुभेगा, जो अगला सच बोलूंगा अभी डिबेट छोड़ कर भागेगी। कोई बात नहीं सिंह साहब, आप बोलिए। दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्ल किया था राजीव गांधी ने,
3,000 सिखों का कत्ल किया था। मार डाला 700 आपने? देखो फिर बयान हो गया ना पूरा। किसने मारा किसानों को? चलिए 700 किसान मरे थे कि नहीं मरे थे? एक दिन में मौन रखा आपने संसद के अंदर? प्रियंका जी, दिस इज नॉट द वे मैम, ये कोई तरीका नहीं है। सवाल पूछ नहीं, ऐसा नहीं, आपने पूछ लिया ना मैम सवाल। अब बीच में आप उनके हर एक सेंटेंस के बाद बोलेंगी तो कैसे उनकी बात पूरी होगी? आपको खुद को अच्छा नहीं लगता कोई बीच में बार बार बोले, तो कम से कम उतनी रिस्पेक्ट दूसरे प्रवक्ता के साथ तो मैम मेंटेन कर ही सकते हैं ना। जी ठीक है, थैंक यू मैम। सिंह साहब अपनी बात को पूरा करेंगे। मैम प्लीज बीच में मत बोलिएगा। राजीव गांधी ने अपने नेताओं के थ्रू तार डालकर 3,000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलवाया था और फिर उनको तोहफे भी दिए, मंत्री बनाया सरकारों ने। और फिर हिम्मत करिए कहने की जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और फिर अभी हाल तक इनके नेता कहते रहे, जो कि राहुल गांधी के चचा है या उनके सलाहकार है, कहते रहे हुआ तो हुआ, सैम प्रदोजा ने कहा था हुआ तो हुआ। आप मत उठाया करो दंगों की बात, आप मत उठाया करो कितने लोग कहाँ मरे थे देश के अंदर। और फिर 3,000 यहाँ भी मारे थे, आपने 30,000 पंजाब में भी मरवाए थे जिनका आज तक कोई बही खाता नहीं, कोई हिसाब नहीं। 30,000 लोग ना कुछ मची है। प्रियंका जी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी मैम। प्रियंका जी, नहीं हो पाएगी इस तरीके से चर्चा, नहीं हो पाएगी मैम, नहीं हो पाएगी। और मैं इतनी बार आपसे नहीं बोल सकती, मैं इतनी बार आपसे नहीं बोल सकती मैम, प्लीज मैं नहीं बोल सकती आपसे। इस अलग मुद्दे पर चर्चा के लिए मैं कल फिर से चर्चा रख लूंगी और आप दोनों का फेस ऑफ करवा दूंगी मैम, लेकिन अभी प्लीज ये सब बीच में करके समय मत जाया करिए, बाकी और लोग भी हैं। और जहां तक ओवैसी साहब की बात है, अभी ओवैसी साहब गले मिल रहे थे इनके नेता के साथ, रेड्डी साहब के साथ, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर खूब गले मिले। और वो कह रहे हैं वहां पर कि इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं, वो कह रहे हैं इनसे बड़ा बढ़िया नेता नहीं है। कौन ओवैसी साहब के साथ है, कौन ओवैसी साहब के खिलाफ है, सबने देख लिया था पब्लिक डोमेन में। अभी हाल की फोटोग्राफ, हफ्ता भर पहले की फोटोग्राफ है। खूब जोरों से गले, खूब आपस में खीर भी खिला रहे होंगे, खुद खजूर भी खिला रहे होंगे, सब खिला, अच्छी बात है। परंतु कौन ए एंड कौन बी है सब दिख गया, सबको नजर आ गया अभी। तो इसलिए शीशा देखिए पहले जाकर, फिर बात करिए। ठीक है, आना चाहूंगी आपके पास अशोक यादव जी। शुरुआत से हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे सर, होली के पहले भी जिस तरीके के भी बयान आए कि कौन लोग हैं, और फिर उसमें मुजरिम कोई और नहीं बल्कि वो पॉलिटिकल पार्टीज निकली जो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस तरीके के बयान देती हैं। इस समाज में जिस खाई को भरने की कोशिश होनी चाहिए उस खाई को और गहरा करने की कोशिश करती हैं। जब होली और जुमे का दिन सौहार्दपूर्वक बीत गया तो ऐसे में ओवैसी साहब को अब क्या पड़ी है पाकिस्तान का जिक्र करने की? ओवैसी साहब को क्या पड़ी है उस खाई को और ज्यादा गहरा करने की, हिंदू मुस्लिम को एक बार फिर से बांटने की? देखिए पूर्णिमा जी, अभी एक होली की छुट्टी थी तो मैं एक ओटीटी पे एक वेब सीरीज देख रहा था, डब्बा कार्टेल। उसमें मैंने देखा कि कई तरह के फ्यूजन, कई सामग्रियों को मिला करके नशे की नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे। वो इसी तरह का कुछ प्रयोग जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इस तरह के नशे के कारोबार बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी उसकी मार्केटिंग यूनिट, और इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो आरएसएस के बनाए हुए नफरत के प्रोडक्ट को, जो नशे का प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करते हैं और जनता का ध्यान मूलभूत समस्याओं से दूर ले जाते हैं, अंतरिक्ष की तरफ। दूर मतलब दूर से, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर भी नहीं दिख सकती हो जनता को उसकी समस्या। तो ये इस तरह का नशा बनाते हैं। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव चुकी है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले आपको लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा चुनाव के पहले न तो कभी होली में बवाल हुआ, न तो कभी कांवड़ यात्रा में बवाल हुआ, न तो कभी किसी और त्योहार में बवाल हुआ। ये सारी जो दवाई बांटी जा रही है आरएसएस की, ये सारी दवाई का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में, ये सारा फोक आरएसएस भाजपा का उत्तर प्रदेश पे केंद्रित है। आप देखिए केतकी सिंह का बयान देख लीजिए, अभी इनके रघुराज सिंह का बयान देख लीजिए। आपने कहा ना कि कौन राजनीतिक दल इस तरह का काम कर रहा है, तो माननीय योगी जी के तरह तरह के बयान देख लीजिए, माननीय मोदी जी के बयान देख लीजिए। अशोक जी, आपको जो चीजें मैंने बताई हैं, सब चीजों को आपको उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव बीजेपी कैसे हारी सर, कैसे हारी बताइए? लोकसभा चुनाव हार कैसे गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में? वही तो मैं बता रहा हूँ। लोकसभा चुनाव, अब आपने कहा कि, सुनिए, आपने कहा कि जनता को बरगलाने की कोशिश की गई। दोनों तस्वीरें सर आप भी देख लीजिए, मुझे बताइए कि कोई भी बरगलाया गया, किसी कोई भी भड़का, कुछ ऐसा हुआ? क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम पर फूल डाल रहा है, मुस्लिम हिंदू पर फूल डाल रहा है। बताइए कहां पर क्या समस्या हुई? आप ही का उत्तर प्रदेश है ना, बताइए।
यही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या का कारण है कि हिंदू मुसलमान के ऊपर फूल डाल रहा है, मुसलमान हिंदू के ऊपर फूल नहीं, क्यों मुझे डाल तो रहा लगा है। ओवैसी ये साहब तो को भारतीय समस्या जनता हुई पार्टी के इससे। एजेंडा खिलाफ है ना ये। मुझे तो लगा असदुद्दीन देखिए, ओवैसी को समस्या हुई इससे। नहीं, देखिए मैंने कहा कि बहुत सारे इनके ब्रांड एम्बेसडर आरएसएस भाजपा में हैं और बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर ये अदर जगह हैं जो कि आपको दिखते नहीं हैं। वो भी उसी ब्रांड एम्बेसडर के हिस्सा हैं जिसकी बात आप कर रही हैं। वो पर्दे के पीछे इन लोगों में रेसलिंग फेडरेशन चलता है ये वाला, और पर्दे के पीछे ILU चलता है। ये दुनिया जानती है, इसमें कहीं कुछ बताने की जरूरत थोड़ी है। वो जो चीज उनका प्रोडक्ट है वही काम भाजपा के बड़े नेता करते हैं, वही काम जिनकी बयान की आप चर्चा करती है वही काम वो करते हैं। दोनों का उद्देश्य है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, बंटवारा, धार्मिक नफरत, तो ये सारी चीजें उनका उद्देश्य है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और RSS क्या कहते क्या है। हाथी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे मुहावरा बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने कुछ और। तो हाथी के जो दो दांत सामने दिखता है वो RSS भाजपा का, एक छद्म राष्ट्रवाद और दूसरा छद्म हिंदुत्व। लेकिन जो अंदर वाला उसका दांत है वो दांत जानती है क्या है? PDA का उत्पीड़न, राष्ट्र को लूटना, राष्ट्र को लुटवाना, ये सारी चीजें हैं। सिंह साहब 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद बाकी मेहमान है उनके पास भी जाना। 30 सेकंड निकुल, 3 सेकंड में। आज तक अतीक अहमद और अफजल अंसारी 2 दांत थे इनके, और असली दांत अंदर है टीपू यादव, ब्रिजभूषण शरण सिंह, स्वामी चिन्मयानंद, विनीत सिंह। देखो आपने इतना सब कुछ कहा, मैंने कहा आपको एक बार भी, आपने सब कुछ कहा। ठीक है सर, रिक्वेस्ट है आपसे, अच्छी बात, अच्छे ढंग से डिबेट करो ना। तो क्या कि इनके 2 ही दांत थे, इसलिए वो पता नहीं टीपू यादव के क्या लगते थे, कैसे लगते थे। उनके मरने पर भी गए, उनके सब जो रीति रिवाज सब उन्होंने जाकर किए भी। तो दिखता है कि किस प्रकार चलती थी। और जरा ये भूल गए, मेरठ भूल गए, शामली भूल गए, बिजनौर भूल गए, सहारनपुर भूल गए, मुजफ्फरनगर भूल गए। कभी पिछले 70 साल में आपने इस प्रकार का माहौल देखा है कि जहां पर फूल बरसाए जा रहे हैं दूसरे के ऊपर? ये माहौल कब है? जब कोई बातचीत कर रहा है, कोई समझा रहा है, कोई सलाह कर रहा है, आपस में पता है कि अच्छा चलने पर ही सब कुछ ठीक होगा, जबकि पता है कि सबका बराबर का अधिकार मिल रहा है। रावत साहब आपको लाती हूँ जरा, फिर नाजिम खान साहब आपसे। रावत साहब सवाल नहीं पूछ रही हूँ, सीधा इन तस्वीरों के साथ मैं आपको ला रही हूँ, और ओवैसी साहब के स्टेटमेंट का मैंने जिक्र पहले कर ही दिया। रावत साहब, ये तस्वीरें पूर्णिमा जी ये शो करती हैं कि अगर शासक बहुत अच्छा हो तो सारी चीजें शांति के साथ निपट सकती हैं। लेकिन तकलीफ ओवैसी को यही है कि उनकी जो पार्टी थी वो देश में विलय नहीं होना चाहती थी। उन्होंने तो विरोध किया था, वो तो चाहते थे अलग देश बने। आज उस पार्टी को टीस हो रही है। और जो यहाँ पर प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी बहुत ज्यादा बोल रही थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी ने आपके शासन काल में कहा था 15 मिनट के लिए सिर्फ फोर्स हटा दी जाए तो ये हिंदुओं का मैं सर्वनाश कर दूंगा। उस समय आप लोगों के मुंह में क्या दही जम गई थी? और उसके बाद वो बरी हो जाता है, आपके शासन काल के अंदर वो बरी होता है। क्या आपने जाकर के हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिट डाली कि एक व्यक्ति आपके शासन काल में रहते हुए इस प्रकार हिंदुओं को चेतावनी दे रहा है कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, और फिर आप उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं? तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आप जैसे प्रबुद्ध प्रवक्ता इस प्रकार की बातें करते हैं। और वही कांग्रेस हिंदुओं का दमन करने वाली, जहां पर करपाती महाराज के ऊपर गोलियां चलाई थी, साधु संतों पर गोली चलाई थी। 75 के अंदर कितना अत्याचार हिंदुओं के ऊपर किया था। मुसलमान आपके रिश्तेदार लगते थे, उनकी नसबंदी नहीं की आप लोगों ने। तो बड़ी हैरानी की बात आती है पूर्णिमा जी जब इस प्रकार की ये लोग बातें करते हैं। तो ओवैसी को तकलीफ हो रही है, अशोक यादव जी को तकलीफ हो रही है कि कितनी शांति के साथ होली का त्योहार और रमजान का त्योहार मनाया गया है। तो पेट में तकलीफ तो होगी इनको, और वही ये बेचैन हो रहे हैं, वही आप सब चीजें कहना चाहते हैं। ठीक है प्रियंका जी, जवाब लेने से पहले सिंह साहब आ रही हूँ बस। सिंह साहब प्लीज कुछ सेकंड्स बस दीजिएगा जरा मुझे। नाजिम खान साहब आपके पास आते हो। अमन और चैन साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आता है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओवैसी की बेचैनी किस बात की है? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हम गंगा जमनी तहजीब की हमेशा बात करते थे, देखिए इस वक्त गंगा जमनी तहजीब दिखाई दी। और देखिए मुझे 1961 याद आ गया, जो हमारे बुज़ुर्ग होली भी मनाते थे, रमज़ान के जुमे की भी नमाज अदा करते थे, वही आज 2025 के अंदर दिखाई दिया। इससे बढ़िया गंगा जमनी तहजीब नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को भी टारगेट करा और कहा कि भी अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप अपने घर के अंदर पढ़ें या मस्जिदों में जाएं तो तिरपाल ओढ़ के जाएं। इस तरीके की बातें हुई। लेकिन हमारी जो ये भारत की आवाम है, सम्मानित आवाम है,
उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया कि हाँ देखिए, हिंदू भाइयों ने जब होली मनाई तो मुस्लिम भाइयों ने उनकी होली का स्वागत फूलों से किया, और जब मुसलमानों ने जुम्मे की नमाज अदा करी तो उसके भी जीते जागते प्रमाण मिले। तो हिंदू भाई होली के रंग में रंगे हुए मुसलमानों के ऊपर अपने फूलों की बरसात कर रहे, इससे ज्यादा सुखद पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी माहौल नहीं मिल सकता। ये सब कुछ बड़ा अच्छे से हुआ, सब कुछ हुआ, तो भी कटघरे में वहां की सरकार, और अगर कोई समस्या हो जाती तो भी कटघरे में वहीं की सरकार। हाँ पूर्णिमा जी, हाँ तो फिर अगर इधर उधर कटघरे में सरकार होती तो इधर क्रेडिट तो दे दीजिए ना सर। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए क्रेडिट, देखिए जो ये भाईचारा बना है, देखिए इसमें सभी का योगदान है, भारत के हर नागरिक का योगदान है भारत की एकता अखंडता को बनाने के लिए। लेकिन एक चीज मैं अपने जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि देखिए मुल्क को आजाद कराने के लिए इन्होंने कुर्बानियां दी, और महिलाओं ने भी, बच्चों ने भी, सबने कुर्बानियां दी, इसीलिए इनको सरदार कहा गया। अगर देखिए आरपी सिंह जी, देखिए कुर्बानियां तो हमने भी दिया मुल्क को आजाद कराने के लिए। हमारे अरे सुन लीजिए रावत जी, मैं कुछ नहीं बोला, आप सुन तो लीजिए। लेकिन आप कुछ नहीं बोले। हाँ देखिए, वैसी साहब पे नाज़िम खान कुछ नहीं। हाँ पूर्णिमा जी सुन तो लीजिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जब इनको सरदारी मिली तो हमारे अपने बुजुर्गों ने भी तो मुल्क को आजाद कराया, लेकिन उन्होंने तो कभी सरदारी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हाँ देखिए भारत के हम लोगों को भारत चाहिए। नाज़िम खान साहब, एक सेकंड सर, इनकी बात पहले होने दीजिए नाज़िम खान की प्लीज, उसके बाद सर जवाब ले लेती हूँ, पहले इनकी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रही हूँ ओवैसी साहब पे आपने कुछ नहीं कहा, उनके बयान पर आपने कुछ नहीं कहा। ओवैसी साहब ने जो इस सौहार्द और एकता में छीटाकशी करने की कोशिश की अपने बयान से, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। पूर्णिमा जी देखिए, ये मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए सबको अभिव्यक्ता की आजादी है। संविधान के आधार पर ही चुनकर वो बैठे हुए हैं, और वही सबको... वो बयान देंगे, उसी संविधान की वो धज्जियां उड़ाएंगे। हाँ। और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आप लोग डरे सहमे हुए हैं। हाँ पूर्णिमा जी देखिए, हम लोग तो डरे सहमे इसलिए हैं क्योंकि जब मेडिकल के अंदर हम लोगों के वार्ड अलग बनाने की बात हो जाती है, आप डरे सहमे हैं। हाँ, इस देश में आप डरे सहमे हैं। सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी, देखिए हम लोगों को इस तरीके से डराया जा रहा है कि भाई आपका मेडिकल के अंदर अलग वार्ड बना दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों का तो खून इस मिट्टी में शामिल है। इस मुल्क को आजाद कराया हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान चुना, गांधी जी का मुल्क चुना, तब हम लोगों पर इस तरीके की बातें होती है। ने चुना, इसी संविधान आधारित चुना गया ना, ओवैसी को इसी संविधान आधारित चुना गया ना। हाँ सुन तो संविधान को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी, इसी संविधान में चुने गए व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मंशा क्या है उनकी बता दीजिए ना मुझे। जी देखिए सीधी सी बात है, ओवैसी साहब ने कहा कि भारत का मुसलमान को आप दोयम दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भारत के अंदर ना कोई किसी को दोयम दर्जे का शहरी बना सकता, ये संविधान है, संविधान के अंदर सभी को समानता का अधिकार है। हाँ लेकिन बेकार की बात की ना, सुन तो लीजिए, ओवैसी की बात बेकार की बात, वैसे ही उन लोगों की बात भी बेकार की बात सर, जिन्होंने इससे पहले जो कुछ भी कहा। मैं कहती हूँ सब छोड़ दीजिए, जनता तो बेवकूफ नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम तो बेवकूफ नहीं है ना। हाँ पूर्णिमा जी, आप उनकी समझ पर तो सवाल नहीं उठा सकते। पूर्णिमा जी देखिए, हिंदू मुस्लिम भाई समझदार है, तभी तो ये गंगा जमनी तहजीब दिखाई दी है। होली का भी त्योहार अच्छा मनाया गया, रमजान के अंदर जुमे की नमाज भी अदा की गई, इससे बढ़िया खूबसूरत। सिंह साहब जवाब दे दीजिए। सर टाइमर रख रही हूँ 1 मिनट का, सर 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ। सिंह साहब जवाब दीजिएगा। नाज़िम खान साहब, मैंने कहीं नहीं कहा कि देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने शहादत नहीं दी, मैं तो कभी नहीं कहा मुसलमानों की योगदान नहीं रहा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने उससे पहले की चर्चा करी जब शमशीर की नोक के नीचे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, मैंने तब की बात करी थी। उस समय हमारे गुरु ने शहादत दी, ये मैं आज भी कहता हूँ और ये आपको भी मानना पड़ेगा जी, कि शमशीर की नोक के नीचे सब बदले गए, हम लोग लड़े, हम लोग अड़े, हमने सरदारियां पाई। तो मैं कहाँ खान अब्दुल गफार खान को छोटा बताने की हिम्मत कर सकता हूँ, मैं कहाँ मोहम्मद अली मौलाना शौकत अली को छोटा दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। अरे खान अब्दुल खान गफार का जो योगदान है देश की आजादी के लिए, वो तो भूले नहीं बुलाया जा सकता। तो इसलिए ये मत कहिए, परंतु जो मूल बात है कि ओवैसी साहब के बयान जो है वे समाज में आप में और हमारे में बंटवारा करना चाहते हैं। वे एक वोट बैंक के मद्देनजर से काम करते हैं, ना कि एक रिलीजियस नेता की तरफ से। प्रियंका जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ मैम, प्रियंका जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ। पूर्णिमा जी, जब देश के प्रधानमंत्री मुजरे पे वोट मांग सकते हैं, भैंस पे वोट मांग सकते हैं, मंगलसूत्र पर वोट मांग सकते हैं, बच्चे और ज्यादा बच्चों पर वोट मांग सकते हैं, और प्रदेश के अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ तो वो 80-20 की राजनीति करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इन सारी बातों से अगर आपको लगता है कि इस देश में जो है राजनीति ऐसे ही चलती है,
तो 8 साल के किए गए कामों की जरूरत क्या है बताने की? तो सवाल पूछेगा कौन आपसे? 8 साल में आपने शिक्षा पे क्या किया, आपने जो है रोजगार पे क्या किया, आपने महिलाओं सुरक्षा पे क्या किया, आपने जो छोटे जो व्यापारी जुनैद साहब 30 क्या सेकंड्स किया? का टाइमर सर, क्लोजिंग कमेंट के लिए। जुनैद साहब, देखिए ओवैसी साहब का जो बयान है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी असंवैधानिक बात कही है जिसपे लोगों को बहुत आपत्ति हो रही है। हर आदमी को जो हिंदुस्तान में है उसको अपनी विचार रखने का अधिकार है, और ओवैसी साहब भी उसी अधिकार के तहत उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो सबको अधिकार है ना फिर अपनी बात रखने का इस समाज में? जैसे सब ओवैसी साहब को है वैसे सबको है ना फिर? तो जैसे ओवैसी साहब पे सवाल नहीं उठने चाहिए वैसे फिर किसी पर भी नहीं उठने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जो संवैधानिक दायरे में रखेगा उसको पूरा अधिकार है। और ये कैसे तय होगा? संविधान तय करेगा, कोर्ट है बनी हुई, अदालतें किस लिए हैं? तो संवैधानिक पद पर चुने गए ओवैसी साहब ने संविधान के दायरे में बयान दिया, आप ये कह रहे हैं? ये अदालत है, उसको चेक करने के लिए अगर कुछ गड़बड़ होगा तो अदालतें हैं, आपको भरोसा ना हो अदालत ठीक है। पे। सिंह साहब एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं। रावत साहब जल्दी से प्लीज एक क्लोजिंग कमेंट, 20 सेकंड दे रही हूँ सर, और अशोक जी आपको भी 20 सेकंड सर दे पाऊंगी। पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ओवैसी साहब के जुनैद खान प्रवक्ता साहब को, अब वो जमाना नहीं है, मुगलों वाला जमाना नहीं है, मुसलमानों का शासकों वाला जमाना नहीं है, अंग्रेजों का जमाना नहीं है, गुलामी का जमाना नहीं है। आज जो है हिंदुत्व का बच्चा बच्चा इतिहास को समझता है, सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है। जो बेकार की बातें की जाती है उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप गलत बोलोगे तो आप गलत ठीक है सर, फिर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा सर, फिर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इधर से कुछ कहा जाएगा, उधर से प्रतिक्रिया आएगी, फिर इधर से जवाब आएगा, फिर उधर से प्रतिक्रिया आएगी, फिर तो कहीं रुकने का मतलब ही नहीं है ना। अशोक जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे। पूर्णिमा जी देखिए, हमारे देश का जो भाईचारा है, हमारे देश की जो अनेकता में एकता का सिद्धांत है, पानी की तरह है, बिल्कुल मिली हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें लाठी मार के उसको अलग करने का निरर्थक प्रयास कर रही है, जो कि कभी सफल नहीं होगी। दूसरी बात, अभी आजादी की बात की उन्होंने कही, आजादी के लड़ाई में सबका योगदान था, लेकिन आरएसएस का योगदान बिल्कुल नहीं था, लेश मात्र योगदान नहीं था। आपको 1942 में जब देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हिंदू महासभा, ठीक है सर, फिर लंबी चली जाएगी इस पर, मैं अगर सिंह साहब से जवाब लेने जाऊंगी बड़ी लंबी बात चली जाएगी। पर आप सभी जुड़े, सिंह साहब समय नहीं है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रियंका जी आपका भी शुक्रिया, अशोक जी, रावत साहब, जुनैद खान साहब, नाज़िम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।